नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी यानी भूगोल। चैप्टर हमारा 4 है और चैप्टर का नाम है जलवायु। इसके अंतर्गत हम लोग अभ्यास सेशन यानी कि क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर शामिल किया गया है, अभी हाल ही में न्यूज़पेपरों में आप देख पा रहे होंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा जो आप लोग का 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब आप जानते हैं कि लगातार जैक के द्वारा अपडेट लाया जा रहा है और चेंज यहाँ पे बहुत सारे घोषणा किया जा रहा है कि आप एग्जाम सिर्फ एमसीक्यू में नहीं डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जैसे क्लियर होगा तो आपको न्यूज़ में पता चल जाएगा, ऑफिशियल स्कूल में बताया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब ज़्यादा यूट्यूब में उस सब वीडियो के चक्कर में नहीं पड़िए, आप पढ़ते रहिए, वही सबसे बेनिफिट होगा, सबसे अच्छा होगा। इस चैप्टर को अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखें, इसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से आसान भाषा में इसको कंप्लीट किए हैं। एक बार आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा से लगेगा। ये चैप्टर हम कंप्लीट किए हैं टोटल 7 से 8 पार्ट में, पार्ट वाइज कंप्लीट किए हैं। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं जब भी टाइम मिलता है स्कूल से या ट्यूशन से। तो इसको देखिए, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ रहे तभी आप देखेंगे तो आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से हम समझाएं हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं जो चैप्टर में दिया गया है। अभ्यास सेशन रहेगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल में टेस्ट के लिए, स्कूल में जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे इसको चीज़ों को कीजिए, बहुत अच्छे से दिया गया है। ये हमारा क्लाइमेट चैप्टर है, ये चैप्टर 4 में क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 9 में आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और जेक बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, सारे फैक्ट को जानने की कोशिश किए और चैप्टर को जितना हो सके सिंपल करने की कोशिश की। एकदम सिंपली लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हैं, सिंपल वर्ड में हर वर्ड को, हर क्वेरी को, मैप को समझे हैं कि क्या होता है, किसके अर्थ, इसका मीनिंग पूरा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बायलैंग्वेज में आपको समझाए हैं। आप कितनों भी वीक हो, आप चैप्टर को समझ लेंगे आसानी से। अगर आप बहुत ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर यह वीडियो जो है इसमें सिर्फ मेनली हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया गया है। तो चलिए एमसीक्यू यहीं पे सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के फॉर्मेट में है, वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों का सही उत्तर चुने। ये हमारा अभ्यास चैप्टर 9 भूगोल। अब जानते हैं कि दिया गया है चैप्टर 4 में, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मेघालय का मासिन राम है, ये दुनिया में सबसे अधिक ऐसा स्थान है कि दुनिया में सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थान है। ये मेघालय राज्य में है। मेघालय का राजधानी तो शिलांग होता है, लेकिन एक स्थान है मेघालय में जिसका नाम है मासिन राम। यहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वर्षा होती है। लगभग 400 से 500 ये मीटर में बारिश होता है। तो इसको जरूर याद रखेंगे। और ये जो है सो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर में आता है मेघालय, तो इसका कैपिटल शिलोंग है, 7 सिस्टर का पार्ट है। नेक्स्ट दिया गया है कि ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का दिन, समर का सीजन में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। आप झारखंड में हैं और झारखंड में रहते हैं तो ये वाला फेस किए होंगे। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है जिसे हम लोग लू बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर रू हो जाएगा। गर्मी के दिन में उत्तरी मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं? यूपी आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ये सब रीजन में जो गर्मी के दिन में उत्तरी नॉर्थ प्लेन में जो हवा चलता है उसे लू कहते हैं। ये खतरा होता है, एक तरह से लोगों को अफेक्ट करता है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो मानसून का आगमन जो है भारत में वो जून के स्टार्ट में हो जाता है, यानी जून के प्रारंभ में हो जाता है। और झारखंड में 15 से 16 जून तक प्रवेश कर जाता है, तो जून के प्रारंभ हो जाएगा, भारत में मानसून आ जाता है। सबसे पहले केरल में आता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु यानी कि इसे हम बोलेंगे विंटर, यानी सर्दी का मौसम बोलेंगे। तो जो विंटर का सीजन होता है शीत ऋतु, इसका विशेषता यह है कि दिन तो गर्म रहता है लेकिन रात बहुत ठंडी रहती है। तो ये भारत में शीत ऋतु का विशेषता, जो कि बहुत अच्छा है, ताकि लोग दिन में अच्छे से काम वगैरह कर सके। अगर दिन भी ठंडा रहता तो हम लोग जी नहीं पाते, बहुत दिक्कत होता। तो इस प्रकार से हम लोग जितना भी एमसीक्यू था उसको बहुत आसानी से देखें। जिस प्रकार से हमको सारे आंसर याद है उसका आपको भी याद होना चाहिए। एक न्यू बुक है, ये रीप्रिंट हुआ 2025-26 के लिए, तो ये आपके लिए एक न्यू बुक है, बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें रीडिजाइन किया गया है। निम्न प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन 6 दिया गया है और बहुत ही छोटे आंसर इसका मांग रहा है। तो हम अब आपको जो आंसर बताएंगे वो भले लॉन्ग हो सकता है किसी किसी का, लेकिन आप इसको सिंपल करके लिख सकते हैं अपने तरीके से। जैसे में 1-2 हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, भारत में मानसून का प्रकार जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है?
ये पूछा जा रहा है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भारत की जो जलवायु है, यानी भारत जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं, तो भारत की जो जलवायु है उसे प्रभावित करने वाले समुद्र से ऊंचाई कितना है वो स्थान भारत, फिर उसका उसका जो वायु दाब है कितना है, इस प्रकार से कुछ इसके प्रभावित करने अक्षांश होता है, देशांतर होता है, ये सब कुछ ऐसे चीज़ है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। टोटल 6 कारक है। इसको डिटेल से इस चैप्टर में हम स्टडी किए थे। देखिए भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? तो तापमान आप राजस्थान में जाएंगे तापमान अधिक होता है। क्यों होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। किन पवनों के कारण मालाबार तट में वर्षा होती है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पीडीएफ में इसका आंसर, फिर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे 3 भी और 4 भी। इसका हम कारण बताएंगे सबका सब और इस सबको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी जैक एनसीईआरटी जेसीईआरटी क्लास 9 कक्षा 9 ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर अध्याय हमारा 4 है। चैप्टर का नाम है जलवायु। ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हिंदी में। यह अभ्यास सेशन होगा। नीचे दिए गए विकल्प हमको इसको पृष्ठ संख्या आप बुक में आप इसको देखना चाहते हैं तो 35 में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट किए कि फर्स्ट का आंसर जो है मासिन राम होगा। ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त किया जाता है जो कि भारत में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया था जो कि हम इसको फॉर्मेट में बनाए हैं कि गर्मियों के दिनों में उत्तरी मैदान में यानी कि नॉर्थ प्लेन में जो बहती हवा उस पवन को क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये सब हम अभी तो जस्ट हम लोग इसको कंप्लीट किए। तो देखिए भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में हो जाता है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो दिन जो होता है जो गर्म दिन होता है, रात जो होता है ठंडी होता है। विंटर के सीजन में तभी विंटर आया है तो इसका आप महसूस करेंगे। चलिए हम लोग को यहाँ से देखना था तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। छोटा देना है तो आप आंसर को जितना छोटा लिख सकते हैं। हालांकि आपके स्कूल में लिखाया गया होगा, आपको ट्यूशन में लिखाया गया, तो आप आंसर कहीं से भी लिखे, किसी भी प्रकार से याद करें, सारे के सारे लगभग आंसर ये होगा। तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं, हर चीज़ों को वो चीज़ याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। चीज़ एक ही है, बस फॉर्मेट अलग है थोड़ा मोड़ा, लेकिन चीज़ एक ही है। तो आप इसको लिखें, उसके लिए आंसर आपको मिलेगा क्योंकि आंसर है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? अक्षांश है। अब जानते हैं अक्षांश को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ऊंचाई है, वायु है, दाब एवं पवन है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं और ऊंचावच लक्षण है। तो इस प्रकार से इतने सारे क्या हैं? प्रभावित करने वाले कारक है, यानी कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं। तो कितने फैक्टर हैं? अप्रोक्स 6 जरूर याद रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस आंसर को आपका टीचर लिखा है, किसी भी लिखाएगा तो ये 6 नाम तो लिखाएगा, तो कम से कम 6 तो जरूर याद रखें। ये जो आंसर है ये आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं जो कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो इस बार देखते हैं इंटरेस्टिंग होगा 2026 में एग्जाम कैसा होता है। भारत में मानसून प्रकार का जलवायु क्यों है? तो भारत में मानसूनी प्रकार का जलवायु क्यों है? तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है क्योंकि भारत की जलवायु मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, ये क्वेश्चन ही लिखा गया है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो क्योंकि भारत की जलवायु मानसून पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि 20 डिग्री उत्तर से लेकर 20 डिग्री दक्षिण तक सीमित है, इसलिए मानसूनी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों होता है? तो जो थार मरुस्थल है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि आप देखेंगे, आप ये वाला रीजन देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये बताया जा रहा है कि भारतीय मरुस्थल जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो भारत का उत्तर पश्चिम से कौन सा होगा? इसे आप देखेंगे तो देखिए ये वाला बोलते हैं उत्तर और पश्चिम, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भारत के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है क्या? भारतीय मरुस्थल, जो तापमान अधिक होता है, यानी दैनिक तापमान बहुत ज़्यादा होता है। आप यहाँ 50 से 55 या 45 डिग्री तक महसूस कर सकते हैं। यहाँ रेत पाए जाते हैं, यानी कन्स पाए जाते हैं, सैंड, और दिन के समय सूरज की रोशनी में बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं। जो यहाँ रेत है, जो बालू है, ये सूरज से जो रोशनी प्राप्त करता है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये आपसे पूछा गया था कि भारत के किस भाग में तापमान बहुत अधिक होता है दैनिक, तो वो है भारतीय मरुस्थल। इसका आंसर बस ये इतना होगा। क्यों? ये क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम भाग में है। क्यों होता है? तो यहाँ रेत पाया जाता है जो सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है और गर्म हो जाता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। मालाबार क्या है? तो देखिए कोस्टल, यानी केरल के कोस्टल एरिया को मालाबार तट कहते हैं, ये वाला रीजन को मालाबार तट कहते हैं। जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला तट को क्या कहते हैं? तो इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और उत्तरी सरकार कहते हैं उड़ीसा वाला तट को। तो इसे जरूर याद रखेंगे। तो
केरल वाला जो मालाबार तट है यानी केरल के तट पर वर्षा किन पवनों के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, यानी कि ऐसे बारिश जब इंटर करता है मानसून तो इसी कारण से होती है। बहुत छोटा आंसर था, बहुत अच्छे से दिया गया है। मानसून को परिभाषित करें, तो मानसून को परिभाषित करना है, डिफिनेशन देना है। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। तो एक लाइन में हो गया ये आंसर। इतना ही आपको लिखना है कि वायु की दिशा में, यानी कि जो एयर है, हवा है, वो दिशा अपना चेंज कर लिया। अगर इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा था तो अब ये डायरेक्शन हो गया, फिर ये डायरेक्शन, इसी के परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। मानसून में विराम में एक परिघटना है, देखिए यहाँ विराम में पूछा जा रहा है, तो विराम एक परिघटना है जो मानसून वर्षा एक समय के कुछ दिनों तक ही होते हैं और वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। ये विराम मानसून गर्त की गतिविधि से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया, इसको आप छोटा में करके लिख सकते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहा जाता है? तो मानसून को एकता, यूनिटी क्यों कहा जाता है? एकता का परिचायक कहा जाता है मानसून को। तो हम बता देते हैं, इसको बिना पढ़े आप लिख सकते हैं, सिंपल आंसर। सोचें, मानसून को एकता, एक सूत्र में बांधने वाला क्यों कहते हैं? जब मानसून आता है तो भारत किसान जितना है, भारत का किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कृषि एग्रीकल्चर कंट्री। भारत का 70% पॉपुलेशन खेती कर रहा है। तो जैसे मानसून आने वाला सब अलर्ट हो जाते हैं, सब एकजुट होने लगते हैं, सब अपने खेतों में प्रिपेयर करने लगते हैं, कृषि गतिविधि करने लगते हैं, पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को सूत्र में बांधती है मानसून। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। जब कृषि बहुत अच्छा से पैदावार होता है, फर्स्ट त्यौहार मनाया जाता है, बहुत उत्सव से त्यौहार मनाया जाता है, सब त्यौहार मनाया जाता है, तो सब भाईचारा होता है। तो इस एक एकता का परिचायक है, आप अपने से जोड़ के लिख सकते हैं। निम्नलिखित कारणों से मानसून को सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है, यानी मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है। ये टॉपिक था हमारे इस चैप्टर में। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके वनस्पति, जीव आदि मानसून से प्रभावित है। तो सब का सब मानसून से प्रभावित है, वो हम हो या वनस्पति पेड़ पौधा हो या पूरा भारतीय क्षेत्र हो या पूरी दुनिया हो। ये मानसून हवाएं कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तो देखिए, मानसून क्या है? पानी लाती है, जिसके कारण पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि खेती होने वाला है। इसी प्रकार से कृषि चक्र से संबंधित त्यौहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और उनके उत्सव का समय मानसून तय करता है। तो देखिए, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाएगा? मानसून। देखिए, आप जानते होंगे बिहू, ओणम, इसी प्रकार से बहुत सारा त्यौहार है मनाया जाता है, तो जो कि आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से दिया गया है। साल दर साल उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के भारत के लोग बेसब्री से मानसून के आने का इंतजार करते हैं। तो ये एकता का परिचायक हुआ। नदी घाटियों जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती है, और वो भी एक ही नदी घाटी इकाई के रूप में एकजुट हो जाती है। तो इतने कुछ फैक्ट दिया गया है, तो इतने कुछ हम लोग देखें। इसमें से आप 2-4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। उत्तर भारत में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है कि उत्तर भारत में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून को बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून इसे बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून को। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बंगाल की खाड़ी शाखा अत्यधिक मात्रा में नमी के लिए उत्तर पूर्वी की ओर जाती है, इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती है। जैसे जैसे वे पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, उनकी नमी घटती जाती है, इसलिए पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा घट जाता है, यानी राजस्थान वाला एरिया में बारिश कम होता है। सिंपल ये बताया था कि ये इस तरह से जाता है, तो यहाँ पे बारिश कम होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे इधर से जाता है, नमी अपने साथ लाया, इधर भी आया, तो इधर से भी नमी आया। लेकिन जैसे जैसे ये जाएगा उत्तर यानी कि पश्चिम की ओर, तो इसका मात्रा नमी में कम हो जाएगा, तो इधर बारिश कम होगा। सो बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। कारण बताने बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो चलिए हम लोग कारण बताते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में, देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जानते हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? 6 से 7 देशों को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये भारत और भारत के पड़ोसी देश, जैसे में आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेगा तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सबको बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो देखिए, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप में वायु दाब के अंतर के कारण होता है। तो आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा है, आंसर सिर्फ आप ये याद रखें, आप इसका आंसर लिख के आएंगे सटीक, कि वायु दाब में अंतर के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है। आंसर हो गया। अब फिर ये एडिशनल इसको लिखिए या नहीं लिखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन लाने में एल नीनो प्रमुख भूमिका निभाता है। तो एल नीनो के बारे में दिया गया है, तो एक प्रमुख भूमिका निभाता है भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी लाने में, मौसम, ये बता रहा है कि मौसम परिवर्तन लाने में, मौसम में परिवर्तन आता है एल नीनो के कारण। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में हो जाता था। हाँ जी, सही है। भारत में जो वर्षा है वो जून से, यानी कि आप देखेंगे
जून के मंथ से लेकर सितंबर तक ये जो है सो मानसून का सीज़न होता है, रेनी सीजन इसे बोलते हैं, यानी कि ये वर्षा का मौसम होता है। तो भारत में इसी मौसम में सबसे अधिक बारिश होता है। देखिए मानसून जून के पहले सप्ताह में शुरू होता है, केरल से स्टार्ट होते हुए पूरे भारत में चला जाता है। ये लगभग पूरे जून के महीने में फैल जाता है, जो काफ़ी तीव्र प्रगति कर मध्य जुलाई तक लगभग पूरे देश तक पहुंच जाती है। इसलिए भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों तक होती है, मुख्य रूप से अगस्त से जून के महीने में। तो हमसे पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है भारत में वो जून से सितंबर के मंथ में होता है। तो इस प्रकार से इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु तट वाला को क्या कहते हैं? देखिए केरल वाला तट को मालाबार तट कहते हैं, यहाँ वाला को कन्नड़ तट कहते हैं, गोवा और केरल के बीच वाला, जबकि गुजरात और गोवा के बीच वाला को कोंकण तट कहते हैं। तो ये तट वाला एरिया है, यानी कि अरब सागर अरेबियन सी है और यहाँ राज्य है। इस वाला रीजन को, इस वाला तटीय इलाका को, कोस्टल एरिया को, समुद्र से जो सटा हुआ एरिया लैंड, उसे हम बोलेंगे कोंकण तट, क्योंकि ये महाराष्ट्र से गोवा तक है, यानी गुजरात से लेकर गोवा तक है, गोवा से लेकर केरल तक है। इसे हम बोलते हैं कन्नड़ तट, ये मध्य तट, और इसे बोलते हैं केरल राज्य है। ये वाला तट को बोलते हैं मालाबार तट। यहाँ पे दो राज्य है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इसे बोलेंगे कोरोमंडल तट, और इसे बोलेंगे उत्तरी सरकार तट। तो ये उड़ीसा वाला तट है। तो इसको प्रकार याद रखिए। तो ये पूछा गया कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में, यानी कि विंटर सीजन में बारिश होगा तमिलनाडु में, तो क्यों होगा इसका रीजन समझिए। वृक्ष छाया में पड़ता है, यानी कि यहाँ बहुत सारे पहाड़ पर्वत है, नीलगिरी के जब इधर से बारिश होता है तो ये पर्वतों में टकरा जाती है, जिसके कारण से ये सट पहाड़ के ये सट पड़ता है तमिलनाडु, तो यहाँ बारिश नहीं, हवा नहीं पहुँची तो बारिश नहीं होगा, क्योंकि नमी नहीं पहुँचा, ये इधर से चला गया, इधर मूव कर गया। तो जब ये लौटेगा आने समय यहाँ पे बारिश होगा, जब लौटती हुई मौसम, अभी लौट रही है मानसून, तो इसके कारण से होगा। निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर संथारी ट्रांसफर होने के कारण तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो देखिए किसके कारण हुआ, तो इसे याद रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो ट्रांसफर होने के कारण तमिलनाडु पर शीत ऋतु में वर्षा हुआ। पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में चक्रवात आते हैं। पूर्वी क्षेत्र किसको बोलते हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है ये वाला रीजन, यहाँ पे चक्रवात साइक्लोन आते हैं। तो यहाँ पूर्वी डेल्टा है, कौन कौन सा डेल्टा है? एक है महानदी का डेल्टा, एक है गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, क्योंकि यहाँ नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, जिसे बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और ये इसलिए वहाँ हमेशा चक्रवात का यानी साइक्लोन का विकास का एक मौका है। क्या क्या रीजन दिया था? तो विभिन्न दाब परिवर्तन का केंद्र है, मतलब बंगाल की खाड़ी एक सेंटर है अलग अलग प्रेशर का, अलग अलग परिवर्तन का, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा चक्रवात आता है। इसी के कारण पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं। तो आपको बस कुछ ही वर्ड याद करना, पूरा आंसर लर्न हो जाएगा। अब टिप्स एंड ट्रिक निकाल सकते हैं याद करने का, ताकि आपको चीज़ों को रटना ना पड़े। राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो राजस्थान हो गया हमारा, राजस्थान का कैपिटल जयपुर और गुजरात का गांधीनगर होता है। इसी प्रकार से आप याद रखेंगे कि जो राजस्थान है और गुजरात है, दोनों जो है से पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। यह पश्चिमी राज्य है, राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, और राजस्थान और गुजरात के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। क्यों? तो कुछ भाग अरावली की बारिश छाया क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो ये अरावली वाला जरूर याद रखें। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, ये भारत में है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुँच है इसका। भारत की जलवायु अवस्थाओं के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो भारत की जो जलवायु अवस्थाएं हैं, देखिए भारत की जलवायु परिस्थितियों में क्षेत्रीय विभिन्नता है। तापमान और वर्षण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे स्थान में विभिन्न है या भिन्न है, अलग अलग है। तो देखिए दिया गया नेक्स्ट पॉइंट में कि गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों में तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। तो देखिए राजस्थान में गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, और वहीं जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं कम है तो कहीं अधिक है, तो ये अलग अलग है। फिर बताया जा रहा है कि सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में तापमान 45 डिग्री तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो सब जगह एक नहीं है, अलग अलग है। तो केरल और अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। तो केरल का बात करें या अंडमान निकोबार का बात करें, इसका तापमान दिन और रात का इक्वल रहता है। अंडमान निकोबार का कैपिटल श्रीविजयपुरम होता है। केरल का क्या होता है? तो केरल का होता है तिरुवनंतपुरम, एक राज्य है, ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये जो अंडमान निकोबार
की राजधानी है श्रीविजयपुरम। इससे पहले पोर्ट ब्लेयर बोला जाता था, लेकिन सरकार ने नाम चेंज कर दिया। एक अपडेट याद रखेंगे। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है तथा देश के आंतरिक भागों में मेटामी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो देखिए, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। कोई भी बोलेगा तब सिंपल बोलेंगे, इधर वर्षा बहुत आ रहा है, जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा कम, यहाँ वर्षा कम हुआ, यहाँ अधिक हुआ। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटता है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ भागों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। तो याद रखेंगे, तमिलनाडु पर यानी इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है, लेकिन पूरे देश में जून से सितंबर में बारिश हो जाता है, तमिलनाडु को छोड़कर। शीत ऋतु, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में पहुंच गए हैं। इसकी शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषता। तो शीत ऋतु की चलिए अवस्था विंटर सीजन की बात किया जा रहा है, तो शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषता देखते हैं क्या है। तो उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। तो क्या जो विंटर है, ठंडा है, सर्दी है, वो नवंबर में स्टार्ट होता है? नहीं, बोलेंगे नवंबर से स्टार्ट होकर चला जाता है, ये फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंड महीना है। तो देखिए, भारत में सबसे ठंडा का महीना कौन है? जनवरी और दिसंबर है। सबसे अधिक ठंडा आपको महसूस करने को मिलेगा जनवरी में। दिन गर्म और ठंडी होती है, यानी शीत ऋतु की ये विशेषता है कि दिन गर्म रहेगा, दिन बहुत, रातें जो है ठंडी रहेगी। फिर इसी प्रकार से रात हो गई, यहाँ पे दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। फिर तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, तापमान जो है और बढ़ने पर घटता जाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान, यानी कि तापमान यहाँ अधिक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है, वही उत्तरी मैदान में 10 डिग्री से 15 डिग्री है। तो ठंडे के दिनों में उत्तर भारत में जो ठंडा है, विंटर अधिक है, जबकि तमिलनाडु में कम है। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में यहाँ पे दिया गया है सामान्य, यानी तापमान जो है सामान्य और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो इस प्रकार से जो ढलान होता है इस तरह से दिया गया है। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, तो इसमें आप खुद से लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको ये नहीं देना है। इस मौसम में देखिए आसमान साफ होता है, आसमान साफ होता है, तापमान आर्द्रता कम एवं पवनी शिथिल और परिवर्तन होती है। सब इसके विशेषता बताया गया है कि क्या विशेषता है शीत ऋतु का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे कि भारत में होने वाली मानसून वर्षा और उसकी विशेषता बताइए। तो चलिए मानसून की विशेषता पढ़ते हैं। मानसून का समय, जो मानसून का समय है, जून में आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 सेंटीमीटर दिनों तक के बीच होता है। तो देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है। मानसून की अगर विशेषता पूछा जाए तो इसे बोलेंगे आप कि 100 से 120 दिनों के बीच होता है। ये जून से लेकर सितंबर तक होता है मानसून। फिर नेक्स्ट देखेंगे, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक ये नदी जो है, ये मतलब कि ये घटती रहती है। इसे मानसून फुटना कहते हैं, यानी कि फ्रस्फोट कहते हैं। तो इसे याद रखेंगे, अचानक बादल फटना, उसी को बताया जा रहा है। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी में 2 पार्टों में बट गया। तो देखिए भारत में 2 शाखाओं से बारिश होता है। देश भर में वर्षा का असमान वितरण होता है। अब यहाँ देखेंगे मानसून वर्षा का प्रभाव। तो मानसून वर्षा का प्रभाव क्या है कि भारत में कृषि काफ़ी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर निर्भर रहता है। देश में कम या अधिक बारिश फसलों पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि देश भर में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थान सूखा प्रभावित रहते हैं और कुछ बाढ़ प्रभावित रहते हैं। तो इस प्रकार से मानसून के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए मानसून भारत के एक विविध जलवायु अवरूप प्रदान करता है, जिसके कारण महान क्षेत्रीय रूपों की विस्तृति के बावजूद यह देश और लोगों के लिए एकता का परिचायक है, यानी कि एकता का सूत्र है। मानचित्र कौशल देख लेते हैं। ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में मानचित्र कौशल आते हैं। आपको मैप दिया जाएगा, चित्रों को वहाँ दर्शाना रहेगा। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोग का कौशल डेवलप होगा। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक 400 मीटर वाले क्षेत्र कहाँ होते हैं? तो भारत को आप देखें तो यहाँ पे 7 सिस्टर है, तो यहाँ केरल वाला में 400 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे मेघालय वाला रीजन में। तो देखिए भारत के रेखा मानचित्र पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब आपको उस क्षेत्र को दर्शाना है, दिखाना है, शो करना है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होता है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पहला रीजन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर
उत्तर पूर्वी के कुछ हिस्सों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका आंसर बहुत अच्छे से सटीक हो जाएगा आपका, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यानी कि आपको मानचित्र पर उस क्षेत्र को दिखाना है, दर्शाना है जहाँ पे बारिश ना के बराबर और होता तो बहुत कम, तो वो रेगिस्तान है राजस्थान का। तो चलिए देखते हैं भारत के रेखा मानचित्र पर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए पश्चिमी राजस्थान को आप दर्शाएं, लद्दाख के कुछ हिस्से को विशेषकर लेह को दिखाएं, लद्दाख में कम बारिश होता है, पश्चिमी राजस्थान में कम होता है, थार रेगिस्तान में को छायांकित करें। इस क्षेत्र शुष्क और अर्ध शुष्क है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होता है, तो इस रीजन को आपको दिखाना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा, तो भारत में दक्षिण पश्चिम की मानसून की दिशा दिखाना है तो आपको इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे ही बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो चलिए यहाँ पे दिया गया है, इसको भी दिखा आपको बताते हैं कि क्या दिया गया है। तो भारत के रेखा मानचित्र पर दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दर्शाने के लिए आपको अरब सागर, यानी कि चलिए इसको मैप से हम आपको बताते हैं। देखिए अरब सागर है ये वाला, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर, तो ये देखिए दोनों साइड से हो गए, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर भारतीय उप महाद्वीप की ओर इशारा करते हुए तीर खींचने होंगे। तो देखिए ये धीरे धीरे आपको इस तरह से तीर खींचना होगा, सो बताया जा रहा है इस तरह से। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मानसून इस तरह से प्रवेश करता है। ये तीर मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी, यानी कि इधर से उत्तर पूर्व इधर जाएगा, ईस्ट साइड जाएगा, जो भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ अंदर की ओर फिर उत्तर पूर्वी की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए इस तरह से जाएगा, सो बताया जा रहा है। सिंपली आप इसको आराम से दर्शा सकते हैं। ये परियोजना कार्य, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो इस आराम से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल कंप्लीट किए। आप थ्योरी नहीं पढ़े तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। एक बार इस वीडियो को जरूर अच्छे से जरूर रिवीजन करें और देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, सुझाव दीजिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं, और कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।